हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संविधान के विषय में कुछ मौलिक बातों को समझा था। आज की इस क्लास में हम कुछ और विशेष बातों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि संविधान क्या होता है आखिर, और संविधान का महत्व क्या है, संविधान से हमें कौन कौन सी चीज़ें पता चलती हैं किसी देश के विषय में। और साथ ही साथ में इसी क्लास में हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का वर्गीकरण। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान का महत्व, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन बातों पर डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान किसको कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। दोनों बातों में क्या डिफरेंस था उसको भी बखूबी हमने समझ लिया था। आशा है वो चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो यहाँ पर देखिए, संविधान, उसका महत्व और वर्गीकरण, तीन चीज़ों पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है आखिर। पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो एक बेसिक आइडिया आपको ये लग गया कि संविधान जो है किसी देश के शासन को चलाने के लिए कुछ विधियों का संकलन है, कुछ सिद्धांतों नीतियों का संकलन है, यानी कुछ ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक दस्तावेज है जो किसी भी रूप में हो सकता है कि वो लिखा गया हो, लिख करके एक जगह रखा गया हो। जैसे भारत में संविधान की रचना की गई है, बाकायदा एक संविधान सभा बना करके उसको लिखा गया है। हो सकता है कि बहुत से देशों में इसी प्रकार से लिखा गया है। हो सकता है किसी किसी देश में कुछ भाग, संविधान का कुछ भाग तो लिखा गया हो, और बहुत सारी चीज़ें उनकी परंपरा में, उनके रीति रिवाजों में, उनकी रूढ़ियों में चलती चली आ रही हैं, और उन्हीं परंपराओं को उन्होंने वैधानिकता प्रदान कर दी, यानी कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझी गई। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। क्लासिफिकेशन में हम बहुत प्रकार के संविधान होते हैं, बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ निकल के आ रही है, चाहे जिस भी प्रकार का संविधान हो, वो ऐसी व्यवस्था करता है कि उस देश के ऊपर उसी के प्रावधानों के आधार पर शासन किया जाएगा। तो संविधान विशेष तौर से, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ समझना है संविधान क्या है। संविधान किसी देश, एक ही लाइन में लिखेंगे हम, किसी देश, कोई भी देश हो, किसी देश के शासन यानी रूलिंग, वहाँ किस प्रकार से शासन किया जाएगा, उसके आधारभूत सिद्धांतों का संकलन है। ऐसा नहीं है कि संविधान में ही पूरा सब कुछ A to Z लिख दिया जाता है, हर एक चीज़ लिख दी जाती है। नहीं, वहाँ पर आधारभूत चीज़ें लिखी जाती हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें लिख दी जाती हैं। उसके बाद उन्हीं चीज़ों को आधार बना करके छोटी छोटी चीज़ों का निपटारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि संविधान में जो बातें लिखी जाती हैं वो आधारभूत हैं, मौलिक हैं, सबसे ऊपर हैं। संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत, यानी जो सबसे बेसिक हों, आधारभूत सिद्धांतों, नीतियों, बहुत सी चीज़ें हैं, नियम कानून, नीतियों का संकलन है, समुच्चय है या संकलन है। बस इतना ही आपको जानना है। और अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो संविधान में वो सभी मौलिक बातें लिखी रहती हैं या नहीं भी लिखी रहती हैं, मान्यता में रहती हैं, जिनके आधार पर उस देश में शासन किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, सिर्फ इतना समझ लेने से संविधान को नहीं समझेंगे आप। संविधान लिख देना, संविधान मान लेना, यानी कि उसको वैधानिकता भी प्रदान की जानी चाहिए, वो मान्य होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। यानी कि संविधान वही दस्तावेज हो सकता है, वही संकलन हो सकता है जिसको उस देश में मान्यता प्राप्त हो, वैधानिक मान्यता प्राप्त हो।
अदरवाइज आप बहुत अच्छे अच्छे कानून, बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ, एक से एक बढ़ कर के सिद्धांत अगर लिख करके किसी पुस्तक में रख देते हैं और आप कहते हैं ये हमारे देश का संविधान है, तो नहीं, उसको संविधान नहीं कह सकते। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि वहाँ की जनता, वहाँ के न्यायालय, वहाँ की जितना भी सिस्टम है वो उसमें विश्वास करता हो। मान्यता देने का मतलब है वो उस पर विश्वास करता हो कि इसके अनुसार हमारे देश पर जिस प्रकार का भी शासन किया जा रहा है वो उचित है, उसको मान्यता मिली होनी चाहिए। तो एक बात तो आपने ये समझी, और दूसरी चीज़ इसमें क्या निकल के आई कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अगर वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है तो फिर वो संविधान नहीं है। अगर किसी देश में राजतंत्र भी है, अगर किसी देश में लोकतंत्र नहीं है, यानी कि वहाँ की सरकार, वहाँ के राज्य प्रमुख का चुनाव इत्यादि चीज़ें जनता पर डिपेंड नहीं हैं, वो अनुवांशिक है, राजा का लड़का राजा हो जाता है, फिर भी उस देश का जो भी विधान है, जो भी वहाँ पर कानून है, उसमें जनता का विश्वास जरूर है, जनता का भरोसा है, जनता उसको मान्यता प्रदान करती है, किसी भी रूप में प्रदान करती हो, यानी कि उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, वही संविधान होता है। तो दो चीज़ें निकल के आई कि ये आधारभूत सिद्धांतों का संकलन है और इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। तीसरी चीज़ संविधान की एक और विशेषता है कि ये किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, इससे ऊपर कोई अन्य कानून नहीं होना चाहिए। विधि के रूप में अगर बात करें तो सबसे ऊपर संविधान होता है कानून के रूप में, यानी जितने भी देश में कानून चलेंगे उसमें सबसे ऊपर कौन सा कानून रहेगा, वो संविधान ही होता है, क्योंकि अन्य जितने भी कानून होते हैं या नियम होते हैं वो संविधान को ही आधार मान करके बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पहले हमने लिखा कि ये आधारभूत सिद्धांत हैं, आगे जो भी कानून बनेंगे वो इनका पालन करते हुए बनेंगे। अगर संविधान में एक बात लिख दी गई है तो फिर उसी को आधार बना के आप 10 कानून बना लो, 20 कानून बना लो, 50 कानून बना लो, लेकिन वो सब उस बात के नीचे ही रहेंगे, संविधान के नीचे रहेंगे। इसका मतलब है संविधान सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होता है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। अन्य विधियों का आधार यही है। विधि का मतलब विधान ही होता है, कानून, विधि होती है सर्वोच्च विधि। तो तीन चीज़ें आपको बेसिक रूप से समझनी है कि संविधान किसी देश का आधारभूत सिद्धांतों का संकलन है, जिसके आधार पर देश में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। दूसरी चीज़, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है और ये देश की सर्वोच्च विधि होती है। बस तीन चीज़ों से ही आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि उस देश का संविधान क्या है। अब आपने संविधान को अगर समझ लिया तो हम इसके महत्व पर बात करेंगे कि आखिर संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं संविधान से कि इस देश में किस प्रकार का शासन होगा, किस प्रकार का प्रशासन होगा, सरकार कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं संविधान से, या फिर संविधान देश में क्या क्या निर्धारित करता है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। तो क्या चीज़ें हैं, वो है इसका महत्व। महत्व इम्पॉर्टेंट है, इसको आपसे कई तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए इसका महत्व क्या है। हम जल्दी ही भारत के संविधान पे पहुँचेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक आपको एक समझ नहीं डेवलप होगी तब तक आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को रट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक, बहुत ज़्यादा बहुआयामी सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सी चीज़ें देश के शासन प्रशासन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं होगा तब तक चीज़ों को आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे और कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएंगी चीज़ें। महत्व क्या है संविधान का, संविधान से क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो 4-5 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, उन पर हम बात करेंगे। इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं,
फिर देखते हैं महत्व। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। फिर देखें संविधान का महत्व। अभी हम भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि जब संविधान का महत्व है तो भारत के संविधान पर ही लागू है, लेकिन अभी हम स्पेशली विशेष करके भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें लागू हैं। संविधान का क्या महत्व है? सबसे पहली चीज, संविधान से पता चलता है हमें कि उस देश की शासन प्रणाली कैसी होगी, यानी उस देश का जो रूलिंग है वो किस प्रकार का होगा, शासन कैसा होगा, ये संविधान के द्वारा ही डिसाइड होता है। संविधान क्या तय करता है? पहली चीज, संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है, शासन प्रणाली को तय करता है। कोई मायने नहीं रखता है कि संविधान का प्रकार क्या है, लिखित है, अलिखित है, किस प्रकार का संविधान है, इससे मतलब अभी नहीं है आपको, लेकिन वो किसी भी प्रकार का संविधान हो, उसी संविधान के द्वारा पता चलेगा कि उस देश में शासन की प्रणाली क्या होगी। ये संविधान में ही पहले से दर्ज होगा या फिर उस देश के संविधान की मान्यता होगी कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए शासन प्रणाली वहाँ पर लोकतंत्रात्मक होगी या राजतंत्रात्मक होगी। लोकतंत्र, वहाँ पर लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। डेमोक्रेसी होगी या फिर मोनार्की होगी। और भी शासन की प्रणालियां होती हैं। जो प्रमुख शासन की प्रणालियां आप पढ़ेंगे, लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन होगा, या फिर राजतंत्र होगा यानी वहाँ पर कोई सम्राट होगा, राजा होगा, उसका शासन चलेगा। तो ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है? ये चीज़ संविधान से पता चलती है, संविधान के उपबंधों से, वही उसी के प्राविधानों से, उसी के सिद्धांतों से ये ज्ञात होता है कि उस देश में लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, सब कुछ आगे डिफाइन होगा, लोकतंत्र क्या होता है। अभी हम भारत के संविधान पे बात करेंगे तो वहाँ चीज़ें निकल के आएंगी कि भारत क्या है, भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र है, क्या है, भारत का संविधान क्या तय करता है, वो हम भारत के संविधान की विशेषताओं में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर संविधान का महत्व हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें संविधान के द्वारा तय होती हैं, तभी तो हम भारत पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज़ देखिए क्या है। पहली चीज़ तो ये तय हो गई कि शासन की प्रणाली क्या होगी। दूसरा, संविधान ही तय करता है कि देश में राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, यानी जो वहाँ पर संविधान को लागू करने के लिए व्यवस्था होगी यानी राज्य व्यवस्था होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो संविधान तय करता है, ये भी चीज संविधान से ही पता होती है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। कितने प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो तय करता है। देखिए, जैसा संविधान होगा वैसी शासन प्रणाली होगी। ये संविधान के क्लासिफिकेशन में भी पढ़ोगे, अगर लोकतंत्रात्मक संविधान है तो वहाँ लोकतंत्र होगा, अगर राजतंत्रात्मक संविधान है, संविधान के टाइप में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे, तो वहाँ पर राजतंत्र आ जाएगा। अब संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है कि वहाँ पर जो संविधान को लागू करने वाली प्रणाली है वो किस प्रकार की होगी। तो कई प्रकार उसमें निकल करके आते हैं और संविधान को भी वही नाम दिया जाता है कि ये इस प्रकार का संविधान है। अगर कोई संविधान एकात्मकता की तरफ जा रहा है, यानी किसी संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उस देश को चलाने के लिए सारी शक्तियां एक ही जगह पर हों। उदाहरण के लिए, देश में एक सरकार हो या एक राजा हो, कोई भी हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र मायने नहीं रखता है, लेकिन पूरे देश की समस्त कार्यप्रणाली का संचालन करने के लिए सभी शक्तियां, सभी पावर्स
एक ही जगह पर केंद्रित हों, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है एकात्मक राज्य व्यवस्था। और ऐसा जो संविधान होता है उसको एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसा संविधान वैसी राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं? राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है, प्रकृति को तय करता है। तो कितने प्रकार की प्रकृति हो सकती है? एकात्मक हो सकती है, एकात्मक, यूनिटरी। एकात्मक का मतलब है कि पूरे देश में शासन प्रशासन को चलाने के लिए सभी शक्तियां किसी एक ही केंद्र पर हों। अगर भारत को उदाहरण माने तो अगर भारत में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सभी राज्य सरकारों को हटा दीजिए, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ की सरकारें आप हटा दीजिए, सिर्फ सेंटर में एक गवर्नमेंट हो और वो पूरे देश का शासन चलाए, यानी कि हर प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति, हर प्रकार का डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास हो? एक ही सेंटर पर हो। यानी कि एकात्मक जो होता है यहाँ पर शक्तियों का केंद्रण होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण। ये सिर्फ हमने आपको यहाँ पे संकेत के लिए बता दिया, बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होगी। ये कौन तय करेगा? ये संविधान तय करेगा, संविधान के उपबंध ही तय करेंगे। अगर संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं कि हर प्रकार की निर्णय, हर प्रकार के कार्य करने की शक्ति एक ही जगह पर जाके केंद्रित हो जा रही है, तो ऐसा संविधान एकात्मक संविधान होगा और इस प्रकार की जो राज्य व्यवस्था की प्रणाली है वो एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम बन जाएगी। अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, यानी कि एक सरकार हो जो उसके कुछ क्षेत्र निर्धारित हों कि किन किन बातों पर, किन किन मसलों पर ये सरकार डिसीजन लेगी, और कुछ बातों पर डिसीजन लेने का अधिकार एक दूसरी सरकार भी देखे जो उसके अंडर में काम कर रही है, एक अन्य सरकार भी हो, यानी कि पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए। उदाहरण लें भारत का। भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर भारत में प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां रखी गई हैं जो पूरे देश में वो लागू करती है, यानी पूरे देश के कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर डिसीजन केंद्र सरकार लेती है। लेकिन कुछ मामले क्षेत्र वाइज ऐसे होते हैं जिन पर प्रदेश की सरकारें डिसीजन लेती हैं। तो यहाँ पर क्या है? पावर्स एक जगह नहीं है, पावर डिवाइड हो गई हैं, यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। इसको कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ये है सेंट्रलाइजेशन, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो दूसरा हो सकता है, इसको कहते हैं जिसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है, इसको कहते हैं संघात्मक। संघात्मक, इसको फेडरल बोलते हैं, फेडरल। इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, या कह सकते हो बंटवारा कर दिया जाता है, शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस पे भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इंडिया को पढ़ना है तो सब यही कुछ पढ़ना है आपको। अब देखिए एक तीसरा प्रकार भी निकल करके आ जाता है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाएं। दोनों चीज़ें पाई जाएं तो उसको आधा आधा मान लेते हैं, यानी अर्ध संघात्मक, यानी उसमें कुछ लक्षण कुछ समय पर संघात्मक के भी हों और कुछ लक्षण एकात्मक के भी हों। तो उसको इसलिए यहाँ पर दर्ज करेंगे क्योंकि भारत उसी में आता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम कहते हैं अर्ध संघात्मक। आधा संघात्मक है, अर्ध का मतलब ही हो गया क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। आधा संघात्मक आधा एकात्मक, कुछ भाग उसमें एकात्मक का होगा और कुछ भाग संघात्मक का होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण। दोनों मतलब जो ऊपर हमने बताए। अब दोनों प्रकार के लक्षण, आप सोचोगे कि दोनों प्रकार के लक्षण कैसे हो सकते हैं एक ही जगह पर? ऐसा भी हो कि एकात्मक भी हो और शक्तियों का बंटवारा भी किया गया हो। तो देखिए उस संविधान में
कुछ प्राविधान ऐसे होते हैं जो शक्तियों को एक ही जगह पर ले जाते हैं, एकात्मकता की तरफ ले जाते हैं, शक्तियों का बंटवारा नहीं करते हैं। और कुछ प्राविधान ऐसे होते हैं जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है। जब हम भारत के संविधान पर डिस्कस करेंगे तो बहुत सी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर एकात्मकता के लक्षण कौन से हैं, संघात्मक के लक्षण कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हमने शक्तियों को बांट दिया है और किन किन जगहों पर हमने शक्तियाँ बांटी नहीं हैं बल्कि केंद्र की तरफ ज़्यादा वो झुकी हुई हैं, केंद्र के पास पावर ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी हमेशा के लिए होता है कुछ प्रावधानों में, और कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल लग जाने में या राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है तो केंद्र के पास कुछ शक्तियां बढ़ जाती हैं, जाकर के स्टेट्स की पावर कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा डिस्कशन उस पर करेंगे, तब वो अर्धसंघात्मक में आ जाएगा, यानी दोनों प्रकार के लक्षण। तो दो चीज़ें हमने देखी कि संविधान देश के शासन प्रणाली को तय करता है कि वहाँ पर जनता तय करेगी शासक कौन होगा, या आनुवंशिकता के आधार पर बाप बेटा और उसका बेटा, यानी इस आधार पर वहाँ का शासक तय होगा। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर राज्य व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ गवर्नमेंट या नेचर ऑफ जो है पॉलिटी क्या होगा, यूनिटरी होगा, एक ही सरकार शासन करेगी पूरी तरीके से, या फेडरल होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, बांटी जाएंगी शक्तियाँ, या फिर दोनों के लक्षण हो सकते हैं। तो ये कौन तय करेगा, संविधान तय करेगा। जैसा संविधान वैसी व्यवस्था। तीसरी चीज़ क्या है, देखिए तीसरी चीज़ ये है कि संविधान से हमें पता चलता है कि देश की सरकार किस प्रकार की होगी, देश की सरकार कैसी होगी, ये भी हमें संविधान के द्वारा ही पता चलता है। तो तीसरी चीज़ क्या तय हो रही है संविधान से, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। हमें संविधान से ही पता चलता है कि देश में सरकार कैसी होगी। अब सरकार कई प्रकार की होती हैं, हम आगे चल के उस पर भी डिटेल पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे संसदात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो भारत में किस प्रकार की है उस पर भी हम बात करेंगे। तो भारत में जो प्रणाली अपनाई गई है सरकार के लिए वो है संसदात्मक, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर निकल के आती हैं दो चीज़ें, एक तो है संसदात्मक प्रणाली, ये सरकार का एक स्वरूप है। दूसरा है अध्यक्षात्मक, और एक होता है अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी दोनों के लक्षण हैं। अभी हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या है, क्या चीज़ें हैं, आपको बहुत शॉर्टकट में हम बता देते हैं। बाद में इस पे पूरा डिटेल आपको पढ़ना होगा क्योंकि समझ आपको डेवलप करनी है। और भारत में भी हम बताएंगे कि भारत में किस प्रकार का है, भारत में अध्यक्षात्मक है या संसदात्मक है या फिर दोनों का मिला जुला रूप है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये संविधान तय करता है, हमारे देश का भी संविधान तय करता है कि हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था की प्रणाली क्या होगी, सिस्टम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली रखी गई है, आप अपने उसके लिए नोट रखें। जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसमें देखो राज्य का जो प्रधान है, यानी हमारे देश का जो प्रमुख व्यक्ति है, प्रधान है, हमारे देश का मुखिया है, वो अलग होता है, यानी राज्य का प्रमुख अलग व्यक्ति होता है। और जो सत्ता का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख, एक राज्य का प्रमुख और एक शासन का प्रमुख, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं संसदात्मक प्रणाली में। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है, यानी भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होता है। और भारत में शासन का प्रमुख यानी सत्ता किसके हाथ में होती है वास्तविक, वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। ये एक विशेषता है। दूसरी, यहाँ की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इन सब क्लिष्ट बातों को बाद में हम डिस्कस करेंगे।
यानी कि जो संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देश होते हैं, उनकी जो कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और राज्य प्रमुख और सत्ता का प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो अध्यक्षात्मक होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर राज्य का प्रमुख और सत्ता यानी शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। और वो कार्यपालिका में भी मतलब पूरा काम वही देखता है, और वही व्यक्ति जो है राज्य का प्रमुख यानी उस देश का सबसे प्रमुख प्रधान भी वही होता है। तो भारत में इसमें फर्स्ट वाला जो है वो प्रणाली है। और मिला जुला रूप जो है अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। इसको हम पूरा डिटेल में, सिर्फ आप इतने से ही ना डिसाइड करिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से बिंदु हैं। आप इतने से ही ना समझ लीजिएगा कि सर और सी चीज़ें इसमें कहाँ चली गई, तो उस पर हम जब क्लास आएगी तो पूरा डिस्कस करेंगे। आपको हमने संकेत दे दिया कि 3 चीज़ें डिसाइड हो गई, शासन प्रणाली, राज व्यवस्था और सरकार का स्वरूप किस प्रकार का होगा, ये कौन तय करता है, ये संविधान तय करता है। अब संविधान ही बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमा क्या होगी। सरकार के कुछ अंग होते हैं, कोई भी किसी भी देश की सरकार हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे एकात्मक हो, चाहे संघात्मक हो या अर्धसंघात्मक हो, किसी भी प्रकार की अगर सरकार है तो सरकार के कुछ अंग होते हैं, कुछ अनिवार्य अंग होते हैं जिनसे मिल करके सरकार बनती है। अब उन सरकार के विभिन्न अंग किन किन क्षेत्रों तक कितना कितना काम कर सकते हैं, ये कौन तय करता है, ये संविधान तय करता है। तो सरकार के अंग हमको जानने पड़ेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं सरकार के, और फिर संविधान किस प्रकार से उन अंगों के कार्यों का निर्धारण पहले से ही कर देता है, उनकी सीमाएं तय कर देता है, ताकि आपस में उनका विवाद न हो और एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना रहे। वो अलग अलग देशों में नियंत्रण अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उनकी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सीमाओं का निर्धारण संविधान के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि अगला पॉइंट नोट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें से कुछ चीज़ें हम मिटा देते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या नोट करेंगे, संविधान। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है, शक्तियों की सीमा तय करता है। आप जब भारत का संविधान पढ़ोगे, उसको जब डीपली डिस्कस करोगे, तो आप देखोगे किस प्रकार से संविधान ने ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं और एक दूसरे से पृथक भी रहते हैं। बहुत विचित्र व्यवस्था है भारत की। आप देखोगे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सरकार के अंग हैं, तो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर जो नियंत्रण भी बनाए रखते हैं और किस प्रकार से वो बहुत से मामलों में स्वतंत्र भी हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था कौन प्रदान करता है, ये व्यवस्था संविधान प्रदान करता है। अब इसमें किसी किसी देश में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली होती है, किसी देश में कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली होती है, कोई देश होता है वहाँ की विधायिका लेजिस्लेचर जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, डोमिनेंट होती है अन्य दो पर। ये मायने रखता है उस देश का संविधान किस प्रकार का है। जब आगे हम संविधान पे पूरा डिस्कशन शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें निकल करके आ जाएंगी कि कार्यपालिका वहाँ पर पावरफुल होगी या न्यायपालिका पावरफुल होगी, ये संविधान से ही डिसाइड हो जाएगा पहले। तो संविधान सरकार के अंगों की, यानी सरकार के अंग कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे, और शक्तियों की सीमा तय करता है कौन, संविधान। तो सरकार के अंग कौन से हैं पहले आप ये देखें। सरकार किनसे मिलकर बनी होती है, सरकार के अंग तो 3 अंग माने गए हैं। एक विधायिका कहलाता है, विधायिका।
लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। दूसरी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशरी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरकार के अंगों की शक्तियाँ जो हैं कितनी रहेंगी ये संविधान तय करता है। सरकार का प्रकृति, सरकार का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, चाहे आप अध्यात्मक ले लो, चाहे अर्धअध्यात्मक, किसी भी प्रकार की सरकार हो, ये 3 अंग उसमें होते हैं। तीनों अंगों की क्या क्या पावर्स होंगी, किस किस क्षेत्र तक ओवरलैपिंग रहेगा, कितना कंट्रोल रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये सब कुछ संविधान में पहले से दर्ज होता है और संविधान ही तय करता है। अब देखिए, सरकार के ये जो अंग हैं 3, इनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके मूलभूत बात को जान लें कि जो विधायिका होती है यानी लेजिस्लेचर, उसका काम क्या होता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है, यानी सुपर मोस्ट जो कानून है, लॉ है, वो कौन सा है, वो संविधान है। लेकिन हमने पीछे क्लास में आपको बताया था कि संविधान में सिद्धांतों को लिख दिया जाता है, मौलिक बात को लिख दिया जाता है, लेकिन उसको देश में लागू करने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, उसके आधार पे तभी उस संविधान को देश में लागू किया जा सकता है। तो कानून यानी विधि बनाने का काम कौन करेगा, उस देश की यानी उस सरकार की विधायिका जो होती है। जो विधायिका होती है, अब विधायिका कोई वस्तु नहीं है, विधायिका एक लोगों का समूह होगा। अब वो लोग चुन करके आएंगे या राजा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ये सब निर्भर करता है उस देश की शासन प्रणाली पर। जैसे भारत में जो विधायिका होती है वो निर्वाचित होती है, चुन करके लोग जाते हैं, वो मिल करके कानून बनाते हैं। उस सब पे हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो विधायिका क्या होती है, विधायिका संविधान के आधार पर विधि बनाती है, विधान बनाती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या करती हैं, विधायिका देश के संविधान के आधार पर, अपने आप से नहीं, देश के संविधान के संगत, यानी जो उसका विपक्ष या विरोध ना करते हों, संविधान का उल्लंघन ना करते हों, उसके संगत हों, उसके साथ उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले हों, ऐसे कानून देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करती है। विधि का निर्माण। अब आप ये बताएं, तो विधायिका की अगर शक्तियां असीमित हो जाएं तो फिर वो तानाशाह हो जाएगी, वो किसी भी प्रकार की विधि बनाने लगेगी, संविधान के संगत होगी, लेकिन वो अपने मनमाने तरीके से विधियां बनाना शुरू करेगी, क्योंकि उसकी शक्तियों की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो फिर इसके शक्तियां कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी ये संविधान तय कर देता है, और अपने देश में भी तय कर देता है कि विधि बनाने की शक्तियां विधायिका की कहाँ तक रहेंगी, कितना इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो आप देखोगे कि विधायिका के ऊपर न्यायपालिका का भी कंट्रोल लगा दिया जाता है कि आप विधि बनाओगे, फिर न्यायपालिका उस पर विधि का पुनरावलोकन करेगी, उसको चेक करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि आपने संविधान का उल्लंघन करते हुए कुछ बना दिया है, यानी कि कंट्रोल लगा दिया गया उसके ऊपर। भारत का संविधान एक बहुत बेहतरीन संविधान माना जाता है कई मामलों में। जब संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से भारत में सिस्टम ही ऐसा है, भले प्रक्रियाएं थोड़ा धीमी हो जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे निष्कर्ष निकल करके अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बहुत अच्छे निष्कर्ष जो है भारत के संविधान से निकल करके आएंगे, और बहुत से देश जो है भारत से प्रेरित भी होते हैं भारत के संविधान से। कार्यपालिका क्या करती है, मोटे तौर से आप देखें, बाद में डिस्कस करेंगे। ये विधियों का क्रियान्वयन करती हैं, जो विधियां बनती हैं वो कैसे काम करेंगी, यानी विधियों का क्रियान्वयन, ये कार्य जो है कार्यपालिका करेगी। और इसी को आम तौर से
देश में सरकार की संज्ञा जो दी जाती है वो कार्यपालिका को ही हम मान लेते हैं, क्योंकि कार्यपालिका फ्रंट में रहती है। तो जो दिखाई पड़ता है काम करते हुए उसी को ज़्यादातर बोलचाल में हम सरकार की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है यही प्रमुख है, मेन एक प्रकार से आप कह सकते हो इंजन है। सरकार का इंजन जो होती है वो कार्यपालिका ही होती है। तो कार्यपालिका जो विशेष है, खास है, ऐसा नहीं कि कार्यपालिका के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कार्यपालिका फ्रंट में रहती है। तो इसीलिए जो है मेन सरकार बोलचाल में इसी को लोग समझते हैं, सरकार की संज्ञा भी उसको देते हैं। विधायिका हो गई कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जैसा आप जानते हैं इसका काम क्या होता है, न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। और अलग अलग देशों में इसको अलग अलग प्रकार की शक्तियों से नवाजा जाता है। कहीं पर ये बहुत पावरफुल है, जैसे भारत में न्यायपालिका काफ़ी पावरफुल है। और कभी कभी तो भारत में वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा ये आवाज़ उठने लगती है कि न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली होती चली जा रही है। सरकार के हर मामले में न्यायपालिका अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगती है, और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का अति उपयोग कर रही है। तो इन सब जो विषय हैं इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे जब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो न्यायपालिका क्या काम करती है, न्याय प्रदान करने का काम। तो इन सब का क्षेत्र क्या होगा, कहाँ तक ये जाएंगे, किस लिमिट तक अपना काम करेंगे, और इन सब का एक दूसरे के ऊपर कितना कितना नियंत्रण होगा, ये संविधान तय कर देता है। यानी सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा क्या होगी। आप देखते हैं कि विधायिका एक विधि बनाती है, अपनी मर्जी से विधि बनाती है, कानून बनाती है, और फिर आप देखते हैं कि न्यायपालिका उसको कैंसिल कर देती है। आपने बहुत पढ़ा होगा इस प्रकार का, और पढ़ेंगे भी। न्यायपालिका उसके कुछ अंश को कहती है इसको हटाइए, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। यानी विधायिका पे किसका कंट्रोल है, न्यायपालिका का। तो क्या विधायिका का भी न्यायपालिका पे कोई कंट्रोल है, यानी दोनों तरफ से है? तो बिल्कुल है। आप देखते हैं कि अगर कोई जज, अगर वो संविधान के खिलाफ जाकर के कोई निर्णय या कोई कार्य करने लगता है तो उसके खिलाफ जो है एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है संसद में चालू कर दी जाती है और उसको हटा दिया जा सकता है। भारत में ऐसी व्यवस्था भी है। भारत में तो यहाँ तक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति तो राज्य का प्रमुख है, देश का सबसे प्रमुख है, तीनों सेनाओं का वो कमांडर है। लेकिन राष्ट्रपति को भी अगर संसद मानती है, यानी कि देश मानता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ जा रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य कर रहा है जो देश हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति को भी हटाने की शक्ति जो है संसद के पास है। महाभियोग लगा करके, उसको भी आप पढ़ोगे किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके, कमेंट करके आप हमें बताइए। तो एक तरफ आप देखते हैं कि शक्तियां भी दी जाती हैं संविधान के द्वारा, और एक तरफ आप देखते हो कि संविधान के द्वारा उस पर नियंत्रण भी लगाया जाता है। यही तो संविधान की खूबसूरती है कि हम आपको पावरफुल भी बना रहे हैं और इतना पावरफुल भी नहीं बना रहे हैं कि आप जो है तानाशाह बन जाएं। तो भारत में आप देखते हैं कभी तख्ता पलट भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी वायुसेना, जल सेना, थल सेना मिल करके सरकार को हटा के खुद शासन करने लगे। भारत में आप देखते हैं कि बहुत कम इस प्रकार के मामले आएंगे जहां पर कोई बहुत बड़ा उल्लंघन हो पाए। अगर होता भी है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की शक्तियां देश में संविधान द्वारा पहले से ही प्रदत्त हैं। यानी कि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदृष्टि रखते थे। तो ये चीज़ हो गई एक। 4 चीज़ें निकल के आई। हमने देखा शासन की प्रणाली, 2 ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर लिख लें। एक हमने देखा था शासन की प्रणाली कैसी होगी, और दूसरा हमने डिस्कस किया था, जो हमने मिटा दिया है, वो हमने देखा था राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होगा, और तीसरा हमने देखा सरकार का स्वरूप क्या होगा, और चौथा हमने देखा सरकार के अंगों की शक्तियां क्या होंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान क्या है,
और संविधान का महत्व क्या है। महत्व के रूप में आपको यही बताना है कि ये चीज़ें जो है देश के विषय में संविधान तय करता है। और आशा है कि इसमें हमने आपको मतलब भर का बता दिया है, लिखने भर का। अब देखिए, इतने प्रकार की चीज़ों को डिसाइड करने वाले संविधान कई दिशाओं में जा रहे हैं, यानी कि कुछ राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं, कुछ संविधान इस प्रकार की सरकार की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ संविधान में प्रणाली दूसरी है, किसी में राज्य व्यवस्था की प्रकृति दूसरी है। इसका मतलब है कि संविधान कई प्रकार के होते होंगे। तो निश्चित तौर से जब इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं निकल के आ रही हैं कि कहीं पे राजा का शासन है, किसी देश में लोकतंत्र है, किसी देश में संसदात्मक प्रणाली है सरकार की, किसी देश में अध्यक्षात्मक है, किसी देश में आप राज्य व्यवस्था की प्रकृति देखते हैं कि वो एकात्मक है यानी यूनिटरी है, किसी देश में आप देखते हो फेडरल है, संघात्मक है, किसी देश में क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक आप देखते हो। तो इस प्रकार से जब इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो फिर संविधान भी कई प्रकार के होते हैं, और वही है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का वर्गीकरण। तो उन पे हम बात कर लें कितने प्रकार के संविधान होते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे जो प्रमुख प्रकार हैं जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संविधान को बांटने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कई आधार प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि इतना ये जटिल सिस्टम है, इसको अगर एक ही प्रकार से बांटने की कोशिश की जाएगी तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए, संविधान का वर्गीकरण, हमने संविधान पे बात कर ली, उसके महत्व को समझ लिया। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कई प्रकार से संविधान को बांटा गया है, और पीछे जितना भी हमने डिस्कस किया अगर वो आपने कायदे से देखा है तो आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उद्गम। उद्गम कहें या उत्पत्ति कहें या रचना कहें, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार का मतलब यह है कि संविधान बना कैसे, किसी देश का संविधान कैसे अस्तित्व में आया। तो दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि एक जगह बैठ करके कुछ लोगों ने संविधान लिख डाला हो, जैसे भारत का संविधान। भारत में एक संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा ने कुछ समय में, आप कमेंट करके बताइए कि भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को निर्मित करने में कितना समय लगाया था, ये कमेंट करके बताइए। आगे ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी हम भारत के संविधान पे नहीं हैं, बिल्कुल आप चिंता न करिए। हम भारत का संविधान आपको 1600 के राजलेख से पढ़ाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट डिस्कस करेंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। लेकिन बेसिक समझ अगर आपको नहीं आएगी तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए समझते चलिए। एक एक क्लास को हर एक चीज़ पर हम आएंगे। तो उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर भारत का संविधान आप देखे थे कि कुछ लोग बैठे और आपको बताना है कितने दिन में संविधान लिख डाला। यानी कि एक ये हो सकता है उत्पत्ति के आधार पर, एक हो सकता है कि संविधान निर्मित किया गया, निर्माण किया गया, संविधान निर्मित किया गया। एक हो सकता है कि वो एकदम से निर्मित नहीं किया गया, इतिहास में काफ़ी पुराने समय से डेवलप हुआ है, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में चीज़ें चलती आ रही हैं और उसी को उस देश के लोगों ने कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। यानी कि पहले से चला आ रहा था कि राजा का लड़का राजा होगा, उसका लड़का राजा होगा, उसकी लड़की रानी बन जाएगी, मतलब जो भी सिस्टम चला आ रहा था और लोगों ने उसी में भरोसा जताया कि दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ माई कंट्री, ये बेहतर है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और मुझे मेरे दिल से, मेरे मन से इस प्रणाली में विश्वास है, इसको मान्यता मैं देता हूँ। यानी उस देश के लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस सिस्टम पे। तो वो कैसा संविधान हुआ? तो वो संविधान के प्रावधान जो परंपराओं से डेवलप होते आ रहे हैं, उनको अचानक से कुछ समय में लिखा नहीं गया है, तो वो कहलाता है विकसित हुआ संविधान, धीरे धीरे करके डेवलप हुआ।
तो दूसरा क्या हो गया, विकसित। विकसित भारत को किस कैटेगरी में रखोगे, आप बताइए कि इसमें से किस कैटेगरी में भारत आएगा। तो एक तो ये आधार हो सकता है, दूसरा आधार ये है कि संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर इसमें भी दो प्रकार का संविधान हो सकता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि संविधान के मूल्यों के आधार पर, संविधान में निहित यानी जो उसमें रखे गए हैं मूल्य के आधार पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो उसमें आदर्श या सिद्धांत लिखे गए हैं, उसी से तो तय होगा कि वहाँ की शासन प्रणाली, अभी पीछे आपको बताए थे। तो संविधान उस देश में कैसी शासन प्रणाली की व्यवस्था ला रहा है, उसके आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। तो अगर संविधान वहाँ पे राजा की व्यवस्था ला रहा है कि वहाँ पे राज शासन होगा, तो वो संविधान हो जाएगा राजतंत्रात्मक संविधान। अगर वो संविधान व्यवस्था कर रहा है कि यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी, यानी ऐसी सरकार आएगी जो जनता द्वारा चुनी जाएगी, जो जनता के लिए होगी और जनता द्वारा ही होगी, लोकतंत्र, तो वो संविधान क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लोकतंत्रात्मक संविधान। लोकतंत्र पे भी हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार का निकल के आया, एक है लोकतंत्रात्मक और दूसरा है राजतंत्रात्मक, मोनार्कियल एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड मोनार्कियल। और भी कुछ होते हैं प्रकार, हमको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम संविधान पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, जितना बता रहे हैं उतना काफ़ी है। तीसरा देखिए, तीसरा ये है कि संकलन के आधार पर, संकलन की प्रकृति, संकलन की प्रकृति क्या है, के आधार पर। जैसा पहले हमने बताया कि संविधान जो है वो तमाम चीज़ों का संकलन है, तमाम सिद्धांतों का, तमाम रीति रिवाज, परंपरा, नियम कानून, जैसा जिस देश का संविधान है वो उन सब चीज़ों का क्या है, संकलन है। तो संकलन कई प्रकार से किया जा सकता है। क्या मेमोरी में संकलन है या कहीं कागज़ पे लिख के रख लिया है। तो हर एक चीज़ दिमाग में नहीं रखी जा सकती है और हर एक चीज़ कागज़ पे भी नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ, या तो वो मौखिक ही है और या फिर वो लिखित है। तो अगर ज़्यादातर हिस्सा लिखा हुआ है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ का संविधान का मैक्सिमम पार्ट लिख करके रखा गया, जैसे भारत में क्या किया गया, सब कुछ लिख करके रख दिया गया, लेकिन फिर भी 100% नहीं। अगर आपसे कोई लॉजिकल रूप से कहे कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, यानी लिख करके रखा गया है या बिना लिखे हुए, तो निश्चित तौर से आपका उत्तर होगा लिखित। लेकिन 100% तो नहीं है, कुछ भाग भारत के संविधान में भी मौखिक रूप से हैं। जब संविधान के बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो उसमें बीच बीच में चीज़ें आएंगी और मैं उसको स्पष्ट बताऊंगा भी कि ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन परंपराओं में चल रहा है। संसद की कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन वो एक रिवाज है, एक रीति है, एक परंपरा है और उसमें हमें विश्वास है और उसको हमने वैधानिकता भी प्रदान कर रखी है, उसको लीगल भी मानते हैं। तो परंपराएं वाली चीज़ भी हैं। तो दो प्रकार यहाँ भी निकल के आते हैं कि संकलन की प्रकृति क्या है, यानी कि लिखा गया है या बिना लिखा है। तो इसमें दो निकल करके आते हैं, एक को कहते हैं लिखित संविधान और एक को कहते हैं अलिखित। बताइए भारत को आप किस में रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या अन्य देशों का। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिर
सिस्टमेटिक नहीं रह जाएगा। जब हम चैप्टर करेंगे लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है या क्या होते हैं, लोकतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक संविधान क्या होते हैं, कठोर और नम्य संविधान क्या होते हैं, इन पे क्लास होगी, तब हम आपको वहाँ पे पूरे लक्षण और एग्जाम्पल के साथ में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा संकलन की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। चौथा देखिए, चौथा प्रकार क्या है? चौथा है संशोधन की प्रकृति के आधार पर, यानी संविधान में कुछ बदला जाना है अगर, तो संशोधन की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति के आधार पर या कठोरता के आधार पर कितना जल्दी संशोधन हो सकता है। तो 2 प्रकार के इसमें भी निकल के आते हैं। संशोधन की प्रकृति, देखिए किसी चीज़ में अगर संशोधन नहीं हो सकता तो फिर वो बहुत दिन तक टिकेगी नहीं। अगर आज की डेट में हम एक कानून बनाएं, एक संविधान बनाएं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि 500 वर्षों तक वही चीज़ें जायज़ रहेंगी, वही चीज़ें चलती रहेंगी? समय बदलेगा, तकनीक बदलेगी, लोगों की आवश्यकताएं, मानसिकताएं, जीवन जीने की शैली बदल जाएगी और फिर इसमें लिखी गई बातों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो संविधान में संशोधन जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उस समय जो है वर्चुअलिटी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन अदालत लगाई जा सकती हो। तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि ऑनलाइन गवाही ले सकते हैं या ऑनलाइन अदालत हो सकती है। जब न्यायालय पढ़ोगे तो उसमें तो यही कहा गया है कि भौतिक अदालत होगी, यानी एक जगह होगी, जज साहब बैठेंगे, ऐसा ऐसा एक भौतिक अदालत होगी, उसी में फैसले होंगे। एक वर्चुअल अदालत, आप करंट का टॉपिक है, आप पढ़ रहे होंगे कि अभी कोरोना महामारी के दौरान पे वर्चुअल जो है न्यायालय लगाए गए, आभासी न्यायालय लगाए गए। उसके बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या आगे भी इस प्रकार के न्यायालय ऑनलाइन लगाए जाएं या ना लगाए जाएं, संविधान में क्या प्राविधान है, क्वेश्चन उठता है। तो जब उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो संविधान में इसके विषय में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि संविधान में समय के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए, चीज़ों की एंट्री की जानी चाहिए, नई चीज़ें बढ़ाई जानी चाहिए, पुरानी जो हटाने योग्य हैं वो हटाई जानी चाहिए। जैसे कि अभी लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें मनोनीत होती थी, उस पर विचार किया गया कि उसको रखा जाए कि न रखा जाए, हटा दिया गया। तो संशोधन कितनी आसानी से किया जा सकता है इस पे निर्भर करता है। तो 2 इसमें कैटेगरी निकल के आती हैं। एक को कहते हैं कठोर संविधान, कठोर, और एक को कहते हैं नम्य या लचीला। लचीला, लचीला जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल, यानी कि जिस संविधान में बहुत आसानी से संशोधन हो जाए वो लचीला है। जिस संविधान में संशोधन करने के लिए थोड़ा कठिनाई का सामना करने पड़े, यानी प्रक्रिया जटिल हो, लंबी हो, कठिन हो, तो वो कठोर संविधान हो जाएगा। भारत को आप किस में रखोगे, आप डिसाइड करो, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ दिमाग आप लगाइए। भारत कठोर में आता है, लचीला में आता है, या कोई बीच का मार्ग है इसमें? अगली चीज़ देखिए, 5वीं चीज़, संघ के आधार पर। संघ के आधार पर, संघ के आधार पर भी 2 प्रकार का संविधान होता है। एक होता है एकात्मक, बात कर चुके हैं अभी हम, यूनिटरी, और दूसरा होता है संघात्मक। और एक इसी में बीच का मार्ग भी निकल के आता है, अर्ध संघात्मक, यानी दोनों के लक्षण वाला। उसको प्रकार में नहीं गिनेंगे, वो दोनों के लक्षण वाला है तो बीच का मार्ग हो गया। संघात्मक, एकात्मक, यूनिटरी एंड फेडरल। अब देखिए, निर्मित, विकसित, अब ऐसा नहीं कि ये इतने प्रकार के संविधान होते हैं, इसका ये आप अनुमान न लगाइएगा कि इतने प्रकार के संविधान होते होंगे, नहीं। ये संविधान के इतने प्रकृतियां हैं संविधान में, कुछ लक्षण, जैसे कि एक इसमें से, इन सब में से लेकर के भारत का संविधान में कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे, यानी भारत का संविधान अगर बात करें तो किस प्रकार का संविधान है। तो पहली कैटेगरी में से आप बताइए, निर्मित है या विकसित है, तो भारत को किस में रखेंगे? निर्मित में, यहाँ भारत आएगा, भारत का संविधान निर्मित किया गया। दूसरी कैटेगरी में देखिए,
भारत में लोकतंत्र है या राजतंत्र है? तो भारत में लोकतंत्र है, यानी भारत यहाँ पर आ गया। इसमें भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? भारत का संविधान लिखा गया है या ऐसे ही डेवलप हुआ है? लिखा गया है, तो भारत लिखित में आ गया। भारत में संशोधन की प्रकृति क्या है? क्या बहुत आसानी से भारत के संविधान में संशोधन हो जाता है? हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है। अब आप पूछोगे साधारण बहुमत क्या है? ये सब हम संसद पढ़ाएंगे जब आपको, तो बताएंगे साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। तो भारत में बहुत आसानी से संशोधन हो जाता है, लेकिन क्या ये सत्य है पूरी तरीके से? नहीं, कुछ मामलों में तो हो जाता है बहुत आसानी से, यानी भारत बहुत लचीला संविधान है। लेकिन आप कुछ मामलों में देखोगे, कुछ मामलों में भारत में संविधान में संशोधन करना बहुत टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है। उसमें आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा, उसके बाद में आपको आधे जो आपके स्टेट हैं, प्रांत हैं, उनका भी जो है अनुमोदन चाहिए होगा। इसका मतलब है एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो भारत के संविधान में संशोधन करना कठिन है। आप लचीला भी कह रहे हो, आप कठोर भी कह रहे हो, इसका मतलब है कि भारत मध्य में है कहीं, यानी दोनों लक्षण हैं। तो यहाँ पर भारत में क्या है? कठोर भी लचीला भी, ये पोजीशन हो गई भारत की। दोनों प्रकार के लक्षण हैं। संघ के आधार पर, अब अभी आपको हमने समझाया था कि भारत का संविधान कभी कभी एकात्मक हो जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी स्टेट में, या राष्ट्रीय आपातकाल लग गया पूरे देश में, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, समझेंगे किस प्रकार से स्टेट को दी गई शक्तियां सेंटर खींच लेता है, अपने पास ले लेता है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। कुछ मामलों में आप देखोगे संघात्मक है, बहुत सी चीज़ें आएंगी। सिर्फ हमने उदाहरण बताया आपको एक, उतने से ही पूरा अनुमान न लगा लीजिएगा, इस पर पूरी डिटेल क्लास होगी। तो एकात्मक लक्षण भी हैं भारत के संविधान में, और संघात्मक लक्षण तो हैं ही, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा तो स्पष्ट रूप से किया गया है। लेकिन दोनों प्रकार के लक्षण भारत में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए भारत दोनों के लक्षण वाला हो गया अर्ध संघात्मक। संघात्मक के ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको अर्ध एकात्मक नहीं कहेंगे। कभी कोई पूछ सकता है कि जब आधे आधे हैं, दोनों हैं, तो इसको अर्ध संघात्मक ही क्यों कह रहे हो, अर्ध एकात्मक कहो। नहीं, मुख्य रूप से, मौलिक रूप से भारत का संविधान संघात्मक ही है, लेकिन कुछ इसमें एकात्मक के गुण आ जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, इसीलिए इसको अर्ध संघात्मक कहेंगे, आधा संघात्मक। इसमें आ गया भारत। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था करने वाला, निर्मित यानी लिखित, आप ये जो कैटेगरी है वो इसी पे सीधे लागू कर सकते हो। जो निर्मित होता है वो लिखित ही होता है, जो विकसित होता है वो अलिखित ही होता है। ये उठा के आप इसी पे अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ उसी में समझ में आ जाएगा आपको। तो भारत का संविधान एक निर्मित अर्थात लिखित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था करने वाला अर्ध संघात्मक एक संविधान है, जो लचीला भी है और कठोर भी है। ये सभी लक्षण इसमें आ जाएंगे। अब अन्य को जो उदाहरण है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, और संविधान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर, कितने प्रकारों में किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है, और उसी के साथ हम ये जान जाएंगे कि निर्मित और विकसित संविधान क्या होता है। यानी ये सब एक ही क्लास में आ जाएगा। और दूसरी क्लास में जो आपका लोकतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक, उसी से समझ में आपको आ जाएगा एकात्मक है या संघात्मक है, और कठोर और लचीला। यानी 2 क्लास में पूरा डिस्कस हम इसको कर लेंगे, उदाहरण के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।